Hello. Uh, all. Now I will be teaching you about banking, the most important chapter of this unit. You can say 4 to 6 marks can be asked from this chapter alone. अच्छा, बैंक बोलने से आपके जहन में क्या आता है? बैंक बोलने से आपके जहन में क्या आता है? क्या होता है बैंक? क्या होता है बैंक? रंजीत, क्या होता है बैंक बताओ? बैंक का मतलब होता है कि तुम कुछ एक्सेप्ट कर रहा है क्या? पैसा एक्सेप्ट करना और किसी को पैसे देना। अगर हम कॉमन अगर सिंपल तरीका से बोले कि बैंक का मतलब होता है कि एक सुरक्षित जगह, सेफ हाउस। सेफ हाउस होता है ना, कि आदमी वहाँ पे अपना जमा पूंजी रखता है। जमा पूंजी रखता है और तो कुछ रखता नहीं वहाँ पे, घर का सामान तो थोड़ी ना रखता है वहाँ पे। अपना पैसा ही रखता है, सोना चांदी जो उसका वैल्यूएबल जो चीज़ है वो रखता है वहाँ पे। गोल्ड रखना, ये रखना, सब कुछ रखना। तो हम लोग क्या चीज़ सीखेगा कि बैंक अपना काम किस तरीके से करता है। नॉर्मल बैंक का काम सिर्फ दो ही है। अगर मेरे को पैसे का ज़रूरत है, मैं वहाँ जाऊँगा, पैसे इनकेश करूँगा, बस वापस आऊँगा। फिर जाऊँगा, पैसे डिपॉजिट करूँगा, वापस आऊँगा। बैंक का ये सर्कल चलते रहता है। अच्छा, हम लोगों के कंट्री में कितना बैंक्स है अंदाज़ा? बैंक कितने टाइप का होता है? बैंक हमेशा दो टाइप का होता है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक बैंक्स क्या है? पब्लिक बैंक्स का मतलब होता है कि जो सरकार जी के अंदर आते हैं, मोदी जी के अंदर जो आते हैं, जो मोदी जी देखते हैं। और प्राइवेट मतलब कौन? प्राइवेट मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रोल है। अच्छा, अब बैंक को रेगुलेट करने के लिए हम लोग के कंट्री में कौन है? आरबीआई है। अब आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ये देखता है कि क्या बैंक अच्छे से काम कर रहा है क्या। अगर काम नहीं कर रहा है तो पकड़ो। अभी हम अभी कोई भी एक बैंक का एग्जांपल ले ले। वहाँ पे चला जाओ, सरकारी बैंक में पूरा लाइन लगा रहता है, देखो तो आदमी वहाँ पे क्या कर रहा होगा। लंच के बाद आना, कल आना, एक नॉर्मल अकाउंट खोलने का देखो। अभी तो चलो ऑनलाइन अकाउंट घर बैठे बैठे खोल सकते हो, लेकिन पहले क्या होता था? पहले कुछ ऑनलाइन सिस्टम था क्या? नहीं। अगर किसी को बैंक में अकाउंट खोलना है तो क्या करना होता है? लाइन लगाना होता था। ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म अभी आया है 5 6 साल से पहले, अब उससे पहले तो कुछ नहीं था, 2016 तक कुछ नहीं था। तुमको बैंक में जाना होता था, वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स देखता था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा, काली आई बोते, कल वापस जाओ, इतने लोग हुआ ना पोखी आई बोते, ऐसे करके वो हम लोग को 20 चक्कर लगवाता है एक अकाउंट खोलने में। और आज के टाइम पे तुम एक दिन में 100 अकाउंट खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? विद प्रॉपर आधार कार्ड एंड वन रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर विद पैन कार्ड। ये तीन चीज़ है तुम्हारे पास, तो तुम घर बैठे बैठे अकाउंट। क्यों किया डिजिटलाइजेशन उस चीज़ का? क्योंकि बैंक के ऊपर वर्कलोड कम करना था। जो बैंक है ना उसके ऊपर वर्कलोड कम करना था। और जगह 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 सीएसपी खोला हुआ है, कस्टमर सर्विस पॉइंट। एसबीआई का सीएसपी है, पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, सिंडिकेट बैंक है, कनाडा बैंक है, वो बैंक है, जितना भी सरकारी बैंक है सब जगह सीएसपी खोल के रखा है। क्यों? ताकि बैंक के ऊपर जो प्रेशर है, अभी मान लो मेरी जगह सीएसपी है और मेरे वहाँ से बैंक मान लो 5 किलोमीटर दूर है, तो उससे क्या होगा? अब वहाँ पे आदमी को बेनिफिट लगा है, सामने पैसा निकाल लेगा, वहाँ कौन जाएगा इतना गर्मी में? 5 किलोमीटर कौन जाएगा? फॉर कन्वीनियंट पर्पज सीएसपी खोला गया। अच्छा, सीएसपी खोलने का और क्या पर्पज था? कि जो आदमी है उसको काम मिलेगा बैंक का तरफ से, वो जितना ट्रांजेक्शन करता है उसको परसेंटेज कमीशन मिलता है। अगर वो अच्छा ट्रांजेक्शन करेगा तो उसको अच्छा कमीशन मिलेगा। तो एक अच्छा काम है, रेपुटेड काम है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जब हम लोग बैंक के ऑडिट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या सेंस में ऑडिट करेगा बैंक में? बैंक में हम लोग ये देखते हैं जनरली कि बैंक अपना काम किस तरीके से कर रहा है। जैसे कि आपने अकाउंट खोला है, तो कितना कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितना है कि जो तुम्हारा अकाउंट खोल के रखा है, कितना अकाउंट्स क्लोज हुआ है, ये नॉर्मल चीज़ देखता है। लोन लिया हुआ है तो लोन का लिस्ट दिखाओ, जो आदमी टाइम टू टाइम ईएमआई पे कर रहा है, वो चीज़ तुमको देखना है। अगर टाइम टू टाइम ईएमआई पे कर रहा है तो उसमें भी कोई क्लासिफिकेशंस है कि भाई एक आदमी, जितना आदमी जो लोन नहीं दे रहा है, कितने दिन से लोन नहीं दिया, उसका लिस्ट दिखाओ। तुम बेसिक चीज़ देखेगा वहाँ पे, एडवांसेस के बारे में देखेगा,
लाइबिलिटीज़ के बारे में देखेगा, बैंक का फिक्स एसेट के बारे में देखेगा। एज ए होल इनका छोटा सा क्रक्स यही है कि बैंक के ऊपर जनरल कंट्रोल्स क्या क्या है। सबसे पहले ऑडिटर जनरल कंट्रोल्स चेक करेगा, और जनरल कंट्रोल्स में क्या देखेगा, पहला चीज़ बैंक का एनवायरनमेंट देखो क्या है, बैंक का वर्किंग एनवायरनमेंट देखो कैसा है। कैशियर है, आज कैशियर का मूड ख़राब है, तुम पैसा निकालने गए, तुम उसका कैशियर का मुंह देखो पहले, आज उसका मूड अच्छा है या ख़राब है। अगर अच्छा मूड है तो ठीक है, अगर ख़राब मूड है तो वो सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालेगा। क्योंकि वर्कलोड सबसे ज़्यादा काम के ऊपर किसका प्रेशर होता है पता है, बैंक में, कैशियर के ऊपर। अकाउंट खोलने वाला का मौज है, आओ आओ नहीं आओ बताओ, आओ आओ मत आओ नहीं आओ वो मतलब। और उससे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर है, ब्रांच मैनेजर के ऊपर। ब्रांच मैनेजर क्या है, ब्रांच मैनेजर एक बैंक का मालिक जैसा होता है भाई। उस ब्रांच का मैनेजर वो है तो सारा रिस्पॉन्स, अगर कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आएगा, उसका आएगा। अगर उसने कैश में कोई घोटाला किया है तो कैश उसको कहाँ से भर्ती करना पड़ेगा, अपना पॉकेट से भरना पड़ेगा उसको। तो बैंक का काम ईजी नहीं है। सबको लगता है कि एसी के नीचे बैठा है। बैंक का सबसे इजी काम है अकाउंट खोलना, अकाउंट बंद करना, बस ये दो काम अगर किसी को मिला है बैंक में, ही इज जीनियस। अगर किसी को अगर उसको कैश का उस काउंटर में बिठा के ड्यूटी कर लिया यार। अच्छा डिपॉजिट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपॉजिट सीधा सा हिसाब है, आ रहा है डिपॉजिट कर रहा है जा रहा है, रिकॉर्ड है। लेकिन जो विड्रॉल्स और डिपॉजिट दोनों का काम कर रहा है ना कैशियर, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा ऐसा बैंक है इंडिया में जहाँ पे पोस्ट खाली पड़ा है, सिर्फ एक आदमी सारा काम देख रहा है बैंक्स में। पोस्ट खाली है, एक आदमी सारा काम देख रहा है, अकाउंट भी खोल रहा है, कैशियर भी है, वो भी बेचारा कितना कब सब कुछ करेगा। कैशियर को लगभग रात का 7 से 8 बज जाता है काम खत्म करने में। क्यों, उसको डेली कैश बुक मिलाना होता है कि मेरा कैश बैलेंस हाथ में कितना है, गया कितना है, कितना पड़ा हुआ है, सब कुछ उसको देखना पड़ता है। क्योंकि हर दिन का कैश लेजर मेंटेन होता है, तो हम लोग कैश बेसिस का देखते हैं, एडवांसेस के बारे में देखते हैं। तो हम लोग इस चीज़ में ये पढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है तो ये समझो कि बैंक का मतलब क्या है। बैंक का सीधा सा मतलब है एक्सेप्टिंग एंड विड्रॉल्स ऑफ मनी। अच्छा बैंक का मेन अर्निंग क्या है, बैंक का मेन अर्निंग क्या होता है, बैंक कैसे प्रॉफिट कमाता है, विड्रॉल्स और डिपॉजिट से पैसा कमाता है क्या बैंक? नहीं, बैंक जो है लोन से पैसा कमाता है, उसके इंटरेस्ट से वो पैसा कमाता है। बैंक का जो इनकम है ना वो इंटरेस्ट है। क्या, अभी मेरे को 10 लाख का लोन का ज़रूरत है तो बैंक क्या करेगा, हम बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा कि मेरे को 10 लाख का लोन दे दो। तो बैंक क्या करेगा, वो किसी कस्टमर का अकाउंट निकालेगा, वो पैसा तुमको ट्रांसफ़र करेगा, और तुम उसका पैसा क्या करेगा, उसको चुकाए, उसको भरेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन। 10 लाख लिया तो यू विल पे स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स टू बैंक। अच्छा उसके लिए बैंक क्या सिक्योरिटी रखता है, सेफ क्या रखता है कि भाई हाँ, क्योंकि बैंक गारंटी ले रहा है ना, गारंटी होता है ना, क्योंकि कैसा एक सर्कल है बैंक का। अब बैंक पैसा देता है क्या करो, कस्टमर का अकाउंट से पैसा देता है, कस्टमर कोई बड़ा कस्टमर का 10 लाख रुपए पड़ा होगा, वो उसी से निकाल के तुमको पैसा देगा, तुम उसका भरपाई करेगा, फिर वो बैंक उसको देगा। ये साइकिल चलते रहता है। कभी कभी ये भी होता है कि बैंक को खुद को उसको पैसा का ज़रूरत है, उसका रिटेंशन लिमिट नहीं है इतना। अब मान लो तुमको ज़्यादा हैवी अमाउंट विड्रॉ करना है, अब तुमको मान लो बैंक का लिमिट ही 5 लाख है, तुमको 10 लाख रुपए विड्रॉ करना है, तो क्या एक बैंक दूसरा बैंक से बोरो कर सकता है? यस। अगर एसबीआई दूसरा एसबीआई से बैंक से पैसा बोरो कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसको वो बोलेगा कि भाई तुम कितना टाइम तक लिए पैसा रखेगा, तुमको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा देना होगा। यस, ठीक है, सॉरी, उसको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। ये सब सारा बात तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, ये सब जो सारा बात है तुम लोग सब चीज़ इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम क्या देखेगा कि बैंक ने कितना सीआरआर मेंटेन किया है। हाँ, बैंक ने कितना सीआरआर मेंटेन किया है, तो हम लोग ये सब चीज़ देखेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, फॉर स्टार्टिंग इन ऑडिट सबसे पहले क्या करना है, तुमको जनरल इंटरनल कंट्रोल्स देखना है बैंक में। पहला चीज़ क्या देखना है, बैंकिंग एनवायरनमेंट। दूसरा चीज़ क्या देखना है तुमको, जब बैंकिंग एनवायरनमेंट तुम देखेगा, तुम ये देखेगा कि एम्प्लॉयज़ कितना है, हाउ द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, आर डे इन टाइम, आर डे आर नॉट इन टाइम, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग होता है या नहीं, ये चीज़ तुमको देखना है। जनरल कंट्रोल्स में शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको देखना है, क्या कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बैठा है कि नहीं, कोई बैंक का प्रॉपर ईमेल खोल रहा हो, या कोई भी जो आ रहा है वही मेल खोल रहा है, क्योंकि वो सेंसिटिव होता है ना, वो चीज़ तुम देखेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के साथ साथ होने का साथ साथ और क्या क्या हो सकता है, क्या बैंक के पास में उसका खुद का इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या, कि वो लॉस पे चले, अगर कोई पेंडेमिक आ गया, कोई लॉस हो गया, बैंक में आग लग गया, कुछ हो गया, तो क्या बैंक के पास में कुछ ऐसा इंश्योरेंस है कि वो बैंक जो है उसका भरपाई कर सके या उसको मिल सके।
इंश्योरेंस तुम देखेगा। हाँ। अच्छा, बैंक का एटीएम से, एटीएम्स का कंडीशंस कैसा है तुम वो चेक करेगा। अगर मान लो बैंक के पास में पासबुक मशीन है, तो पासबुक मशीन काम कर रहा है या नहीं, पासबुक प्रिंट कर रहा है कि नहीं, ऑडिटर ये भी चेक करेगा। तो ये सारा क्या है, जनरल कंट्रोल्स है। ये सारा जनरल कंट्रोल्स है। ठीक है, ये सारा जनरल कंट्रोल्स में आता है। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल्स होगा जो जनरल कंट्रोल्स में आएगा, लेकिन बेसिकली हम लोग ये तीन चार बात का ही ध्यान रखता है। जनरल कंट्रोल चेक करने के बाद में फिर तुम क्या चेक करेगा, जनरल कंट्रोल चेक करने के बाद फिर तुम क्या चेक करेगा। अभी तुमको लग गया हाँ सब कुछ सही है भाई, उसके बाद तुम क्या करेगा, उसके बाद तुम अपना मेन ऑडिट स्टार्ट करेगा। सबसे पहले बोलेगा कि आप हमको लिस्ट बताओ, आपके पास में कस्टमर्स कितने हैं, आपके पास नंबर्स ऑफ कस्टमर्स कितने हैं। नंबर्स ऑफ कस्टमर्स चेक करने के बाद में तुमको ये लगेगा कि तुम क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगा पहले। क्या, पहले लोन का देखेगा, फिर डिपॉजिट्स का देखेगा, फिर नंबर ऑफ अकाउंट्स देखेगा, फिर नंबर ऑफ डॉर्मेंट अकाउंट्स देखेगा, फिर एनपीए देखेगा। ये तुम अलग अलग सेग्रीगेशंस होगा जिस पैरामीटर्स में ऑडिटर को काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक चीज़ क्या है, सबसे पहले तुम देखिएगा आपके पास में कस्टमर कितने हैं, मतलब आप एक साल में कितना अकाउंट खोला है। ठीक है, तुम कितना अकाउंट खोला है। तो जब तुम ये पता चलेगा कि कितना अकाउंट खोला है, तुम रैंडमली मान लो 10 आदमी का अकाउंट डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिया, तुम 10 आदमी का अकाउंट डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिया। तो जब तुम 10 आदमी का अकाउंट डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, तुम उसमें क्या चेक करेगा कि क्या उस आदमी रियल में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका डॉक्यूमेंट तुम चेक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोन नंबर। हो सकता है कि तुम उसको कॉल करके भी पूछे कि भाई क्या आपने इस बैंक में अकाउंट खोला है, अगर वो हाँ करेगा डन, ओके, फिट एंड फाइन, नो इशू। तो तुम कंफर्मेशन ले सकते हैं ना। सबसे पहले बेसिक चीज़ यहीं से स्टार्ट होता है कि तुम कस्टमर अकाउंट्स देखेगा कितना है। अब उसमें से तुम रैंडम सैम्पलिंग करेगा कि भाई मान लो हम 100 अकाउंट उठा लिया, बैंक का कैपेसिटी मान लो बैंक के पास 1 लाख कस्टमर्स है, तो 1 लाख कस्टमर्स का डिटेल्स चेक करना इजी नहीं है ना। तो जब तुम क्या करेगा, तुम उसमें क्या चेक देखेगा, सबसे पहले तुम मतलब तुम 100 कस्टमर रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे चेक कर रहे हैं, तो उसमें तुम देखेगा कि हाँ सबका डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर है या नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ जब तुम देख लिया नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, तो फिर तुम क्या देखेगा, क्या उन्होंने कोई लोन लिया है क्या, या उन्होंने कोई अकाउंट खोला है तो किस टाइप का अकाउंट खोला है, क्या वो लोन अकाउंट है, क्या वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, क्या वो सेविंग्स अकाउंट है, क्या वो करंट अकाउंट है। सारा नेचर ऑफ अकाउंट्स तुम देखोगे। देखोगे अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का पर्पज़ क्या है, बिजनेस पर्पजेस के लिए खोला है, पर्सनल पर्पजेस के लिए खोला है, किस पर्पजेस के लिए खोला है। उसमें भी मान लो तुम 100 अकाउंट सिलेक्ट कर लिया रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे, तो तुम ये देखेगा कि करंट अकाउंट खोला है बिजनेस, तुम उसमें क्या देखेगा कि क्या बिजनेस का लाइसेंस नंबर है, मतलब ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं, बिजनेस का जीएसटी नंबर है या नहीं, बिजनेस का तुम्हारा और क्या क्या होना चाहिए, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस पैन कार्ड है या नहीं, सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स तुम चेक करेगा करंट अकाउंट में। अच्छा, उसके साथ साथ तुम ये देखेगा हर अकाउंट में, तुम ये देखेगा कि वो कस्टमर कितना डिपॉजिट कर रहा है। एक आदमी कितना डिपॉजिट कर सकता है साल में, एक इंडिविजुअल आदमी अपने सेविंग्स अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर सकता है, 10 लाख रुपए। और करंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट करता है, 1 करोड़ के 1 करोड़ के आसपास डिपॉजिट करता है। तो तुम सबसे पहले क्या देखेगा, तुम सबसे पहले ये देखना है कि वो नेचर ऑफ अकाउंट क्या खोलता है। अब बैंक के पास में कितना अकाउंट्स होता है, अगर हम लोग बैंक का अकाउंट्स के बारे में बात करें, अगर हम लोग बैंक्स के बारे में अकाउंट्स के बारे में बात करें, तो एक होता है सेविंग्स, ठीक है, एक होता है सेविंग्स, एक होता है टर्म डिपॉजिट, ठीक है, एक होता है टर्म डिपॉजिट, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। अच्छा, एक होता है तुम्हारा करंट अकाउंट, एक होता है तुम्हारा करंट अकाउंट, और एक और लास्ट में क्या होता है, लोन अकाउंट। ठीक है, ये 5 टाइप का अकाउंट जो है वो बैंक के पास होता है, सेविंग्स, करंट, कौन ये करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये 5 अकाउंट है। तो तुम कस्टमर्स का देखेगा कि अगर कोई रिकरिंग डिपॉजिट करके रखा है तो उसको क्या बैंक से इंटरेस्ट मिलता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम एक एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। सेविंग्स है, जैसे कि हमने बताया सेविंग्स अकाउंट खोला है, तो सेविंग्स अकाउंट में तुम एज एन ऑडिटर क्या चेक करेगा, तुम ये चेक करेगा क्या कस्टमर का डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। अगर सही है तो वो किस टाइप का सेविंग्स अकाउंट खोला है, हर वैराइटीज ऑफ बैंक्स के पास में अकाउंट्स है, प्लेटिनम अकाउंट, डायमंड अकाउंट, बेसिक सेविंग्स अकाउंट, महिला का सेविंग्स अकाउंट, बच्चा का सेविंग्स अकाउंट, हर टाइप का अकाउंट्स है। तुम उसका नेचर देखेगा किस टाइप का सेविंग्स अकाउंट ये खोला है,
कितना डिपॉजिट तुम रख रहे है, कितना डिपॉजिट तुम रख रहे हैं, डिपॉजिट रख रहा है तो क्या बैंक उसमें कितना चार्जेस काट रहा है, बेसिक चीज़ तुम देखेगा कि नहीं, नहीं देखेगा। उसको सेविंग्स अकाउंट से कितना इंटरेस्ट मिलता है वो चीज़ तुम देखेगा, देखेगा, ये सारा चीज़ तुम देखेगा। तो ये चीज़ देखने के लिए तुम उसका क्या मंगाएगा, बैंक स्टेटमेंट मंगा सकता है, देखो एक कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, दिखाओ आप कैसा कर रहा है, तो तुम ये देखेगा ना। अच्छा, बैंक का जो सारा सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है, बैंक का सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। अब मैं गया पेटीएम से पैसा मैंने विड्रॉ किया, तो मेरा बैंक सिस्टम अपडेट हो गया ना, मेरा अकाउंट विड्रॉल साथ ही साथ विड्रॉल्स हो गया ना, क्यों, ये सेंट्रलाइज्ड है सारा सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, 24/7 ये सिस्टम क्या है, चलते रहता है, ठीक है, 24/7 चलते रहता है। तो अब जब तुम पैसा विड्रॉ करेगा तो तुम्हारा अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा अकाउंट डेबिट हो रहा है, तुमको पता चल गया, तुमको पता चल गया कि मेरे अकाउंट से पैसा होगा, तो बैंक के सिस्टम में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ तुम और क्या देखेगा, उसके साथ साथ तुम और क्या देखेगा, क्या कोई कस्टमर ने अकाउंट सेविंग्स खोला है तो क्या वो रेगुलरली ट्रांजेक्शन करता है कि नहीं। आज में ट्रांजेक्शन किया तो देखा कि 6 महीना बाद कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं, तो रीजन पूछेगा ना कि इस कस्टमर ने ट्रांजेक्शन किया क्यों या नहीं किया, किया है कि नहीं किया, तुम पूछेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, बैंक अपना मेंटेनेंस चार्जेस जिसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलता है, जो बैंक चार्जेस होता है वो कितना काटता है, बैंक का भी अपना एक्सपेंसेस होता है, तो बैंक अपना कस्टमर का अकाउंट से एक्सपेंस काटता है कि नहीं वो भी तुम चेक करेगा, कितना लिमिट में काट रहा है वो भी तुम देखेगा। तो ये सारा चीज़ क्या है, सेविंग्स अकाउंट का है। तो अगर हम सबका बात करें, सबका हम क्रक्स निकालें, तुम क्या देखते हैं सबसे पहले, सबसे पहले तुम देखो कॉमन चीज़ क्या है कि बैंक का इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रिसीव या चार्ज्ड, ये तुमको देखना है, ठीक है। फिर उसका रेट देखना है, कितना परसेंटेज रेट्स है, और क्या क्या हो सकता है, बैंक चार्जेस कितना कितना है, ये सारा जनरल कंट्रोल्स में आता है, बैंक चार्जेस कितना कितना है, तुम कितना पीरियड का ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बताओ, तुम कितना पीरियड का ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कर रहे हैं, तुम कितना डिपॉजिट्स कर रहे हैं, ये सब सारा चीज़ देखना होता है अकाउंट्स में। और डिपॉजिट के साथ साथ और क्या देखना होता है, विड्रॉल्स, तुम कितना विड्रॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सारा चीज़ है ये तुमको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर हम सेविंग्स अकाउंट को छोड़ के करंट अकाउंट में है, करंट अकाउंट किसके लिए था, बिजनेस के लिए, तो ये भी तो सारा चीज़ इसमें आता है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट तो लगता नहीं, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट लगता है क्या, नहीं लगता, तो ये सारा बेसिक चीज़ तुमको करंट अकाउंट में भी देखना है। अच्छा, अगर हम टर्म डिपॉजिट के बारे में देखेगा तो टर्म डिपॉजिट का पर्पस क्या है, अगर तुम फिक्स अकाउंट खोला है, फिक्स डिपॉजिट खोला है, तो तुम ये देखेगा ना, रिकरिंग डिपॉजिट खोला है तो तुम आरडी, क्या तुम मंथली तुम अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं अकाउंट में, नॉर्मल चीज़ ही देखेगा, कितना डिपॉजिट्स हुआ, अभी तक उसका कितना मैच्योरिटी अमाउंट हो गया, ये सब सारा चीज़ देखना है। तो बैंक का सारा सिस्टम ऐसे ही काम करता है, जो बैंक अगर अकाउंट्स का तुम बात करेगा, ये बैंक का सारा सिस्टम जो है ऐसे ही काम करता है। अच्छा, अगर तुम लोन लिया, लोन लिया तो लोन के लिए क्या सिस्टम है बैंक में, लोन लेता है तो बैंक का सिस्टम क्या है, सबसे पहले क्या देखेगा, क्रेडिटेबिलिटी, सिविल, सबसे पहला चीज़ क्या है, सिविल। सिविल अगर तुम्हारा अच्छा है, तुम फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है तो क्या तुमको लोन मिलेगा, नहीं मिले, कोई कोई बैंक तो देता ही नहीं है, कोई कोई देता है, प्राइवेट बैंक में तुमको मिलेगा, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक हाई रेट ऑफ, एंड मान लो तुमको लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए हम लोग को क्या देखना होता है, ये कॉमन सेंस वाली चैप्टर है, क्या देखना है तुमको लोन में, तुमको ये देखना है मेरा सिविल क्या है, सिविल वेरीफाई हो गया, फिर तुम क्या करेगा, अपना पेपर्स लेके जाएगा, पेपर्स तुम क्या करेगा, सबमिट करेगा, उसके साथ साथ तुम पर्पजेस क्या है तुम्हारा लोन लेने का, तुम्हारा पर्पज वैलिड होना होगा। अगर तुम बोलेगा कि हम तो सामने वाला को ठोकने के लिए लोन ले रहे हैं, तो क्या तुमको लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा कोई पर्पज होना चाहिए लोन लेने का। अच्छा, पर्पज अगर जेन्युइन है तो बैंक एग्री कर लिया, ठीक है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। अभी मेरी चेहरे की जगह कोई दूसरा का चेहरा लगा दिया, अभिलाष शर्मा बन के आ रहा है, तो क्या तुम उसको लोन देगा क्या, कभी नहीं देगा, अभिलाष शर्मा को एग्जिस्ट होना होगा ना। हम्म? अच्छा, लोन देने के बाद क्या होता है, तुम्हारा वेरिफिकेशन, किस टाइप का वेरिफिकेशन होगा, फील्ड वेरिफिकेशन, मैनेजर क्या करेगा, 2-4 आदमी को, बंदा को भेजेगा, जाके खबर करके आओ ये आदमी है या नहीं, ये कैसा इसका नेचर है, इसका कैसा बिजनेस है, ये क्या करता है क्या नहीं करता, पल पल का रिपोर्ट,
जिसको हम लोग साइड वेरीफिके वो बोलते हैं, इंस्पेक्शन, फील्ड इंस्पेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। वो आज बैंक का जो होता है, आदमी जाएगा तुम्हारा पड़ोसी से पूछेगा, "भाई, ये आदमी है, अच्छा ठीक है, अच्छा इसका लेन देन कैसा है, ये क्वेश्चंस कुछ पूछेगा। हाँ, तो उसका रिपोर्ट बनाएगा, तो ऑडिटर तुमको पूछेगा वो रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट लेके आओ, है कि नहीं, है कि नहीं, लोन के लिए क्या देखना है। अच्छा, उसके बाद बैंक क्या बोलेगा, आप अपना कोई कोलेटरल दो हमको, मेरे मेरे नाम से तुम ज़मीन ले रहा है, ज़मीन का पेपर लेके आओ। अब वो बोलेगा मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो हमको रख लो, चलो तुम रखो, तुम्हारा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट दो, तुमको अगर गिरवी रखना है तो कुछ। तो अगर तुम लोन लेगा तो तुमको अपने पेपर कुछ देना पड़ेगा ना, ज़मीन का पेपर तुम दे देगा, सोना चांदी कुछ तुम दे देगा, ये सब चीज़ सारा तुम उसको दे देगा। और क्या दे सकता है, और क्या हो सकता है, ये सब सारा चीज़ देने के बाद फिर क्या होगा, बैंक वाला फिर तुमको लोन दे देगा, दे देगा। अच्छा, उसके बाद लोन देने के बाद तुम क्या देखेगा, तुम्हारा रीपेमेंट शेड्यूल, मंथली मंथली ईएमआई तुम पे कर रहा है कि नहीं, तुम प्यार से तुम दो ईएमआई दे दिया, प्यार से तुम दो किस्ती टाइम से भर दिया, अभी तक तुम बाकी इंस्टॉलमेंट दिया ही नहीं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लेगा, प्यार से समझाएगा। दूसरी बार प्यार से नहीं समझाएगा तो तुमको क्या करेगा, सेकंड वार्निंग देगा, अल्टीमेटम, थर्ड में क्या करेगा, बाउंसर भेजेगा, रिकवरी एजेंट्स। आजकल रिकवरी एजेंट्स भी बहुत घूमता है, मजनू भाई, मजनू भाई को देखा है ना, मजनू भाई, वो वाला हाल होगा। कौन आया भाई, मजनू भाई है, क्या करने आया, पैसा लेने आया, वो हट्टा कट्टा साउंड जैसा है, बड़ा बड़ा जो होता है वो आएगा लेने। हाँ, रिकवरी एजेंट ऐसा ही होता है, रिकवरी एजेंट तुम देखा नहीं शायद, इतना मोटा मोटा, इतना हट्टा कट्टा हाथी जैसा होता है, आगे बोला पैसा दे दे, तब तो तुम कहीं से भी ला के पैसा तुमको, कल शाम को आऊँगा, पैसे रखिए। वो क्यों रखता है बैंक, बैंक वो लोग को पैसा देता है, वो लोग बैंक का परमानेंट वो है, एम्प्लॉइज़ है, बाकायदा बैंक उनको रिक्रूट करता है। हाँ, बैंक ये सच में माउंसेस होता है, हटा कटा खा खा के बैंक खिलाते रहता है उन लोगों को, उन लोगों का कोई काम नहीं है, बैंक में रहेगा एनी टाइम, एसी में बैठा रहेगा, आगे वो मैनेजर भी दादागिरी दिखेगा, मैनेजर भी रहता है बैंक को ठोकना दे लोग। देखना रिकवरी एजेंट, मेरे जीएसटी में पढ़ा होगा, रिकवरी एजेंट्स के ऊपर वो आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, ये सब चीज़ होने के बाद में क्या होता है, लोन का बात, भाई ये पैसा तो दे नहीं रहा, रिपेमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। तो जब वो अकाउंट डॉर्मेंट होता है, बैंक का क्या रूल है कि जब तक 2 साल के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो वो अकाउंट बैंक क्या कर देगा, डॉर्मेंट कर देगा। तो नेचर ऑफ डॉर्मेंट का रीजंस क्या है, ऑडिटर ये चेक करेगा, ये सब चेक करना पड़ेगा उसको कि डॉर्मेंट क्यों हुआ, क्या रीज़न से डॉर्मेंट हुआ, क्या 2 साल से कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ इस अकाउंट में, वो सब सारा चीज़ होता है ना। तो ये सारा चीज़ तुमको चेक करना है, ये सब सारा चीज़ क्या है, जनरल कंट्रोल्स है। अब मान लो हम तुमको बोलता है, जाओ तुम एडवांस का ऑडिट करो, तो तुम एडवांस, तुम जब एडवांसेस देखेगा तुम क्या चेक करेगा एडवांस में, सबसे पहला चीज़, एडवांस जब हम लोग देता है वही चीज़, एडवांस तो लोन ही है, जब हम लोग एडवांस देता है, होता है एसेट नेचर का है, लेकिन एडवांस तुम किसी को पार्टी को दिया है, तो उसके लिए तो वो लोन बन गया, लाइबिलिटी बन गया ना, मेरे को मिला है तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी, आई हैव टू रिटर्न इट बैक फॉर आफ्टर सम टाइम पीरियड। तो एडवांस जब तुम देखता है, तो मान लो बैंक को लगा कि भाई हम लोग को अपना कस्टमर को, बड़ा बड़ा कस्टमर जो होता है, जो बड़ा बड़ा कंपनीज होता है, उनको तो डायरेक्ट लोन दिया जाता है, तो बैंक क्या करता है, मीटिंग्स बुलाता है, बैंक का भी अपना बोर्ड मीटिंग्स होता है, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, मीटिंग्स बुलाता है, उसमें वो ऑथराइजेशन रखता है, मतलब प्रपोजल रखता है कि भाई क्या हम लोग इसमें उसको लोन दे सकते हैं क्या। तो जब कंपनी का लोन का बात आता है, तो कंपनी के लिए क्या होगा, कंपनी का 5 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना होगा, कंपनीज का 5 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, क्या इसका प्रॉफिट्स कितना है, उसका ऑडिट रिपोर्ट चेक करेगा, उसका बोर्ड रिपोर्ट चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा। तो ऑडिटर क्या बोलेगा, आप लोग मीटिंग किया था क्या, हाँ किया था, क्या देखा आपका मीटिंग में, दिखाओ मिनट्स लेके आओ, अब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ, उसका और वो बैंक का रिपोर्ट लेके आओ, वो रिपोर्ट लेके आओ, तो सारा जो नेसेसरी पेपर्स है वो तुम चेक करेगा एडवांसेस में। एडवांसेस में चेक करने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या होता है, बैंक को ऑथराइजेशन लेना होता है, जनरल हो या स्पेसिफिक हो, ऑथराइजेशन लेना बहुत ज़रूरी है, जनरल या स्पेसिफिक। ऑथराइजेशन लेने के बाद तुम क्या देखेगा, सफिशिएंट मार्जिन बैंक के पास है कि नहीं। अब बैंक के पास सफिशिएंट मार्जिन क्या चीज़ का होता है, प्रॉफिट्स का, पैसे का। बैंक क्या सफिशिएंट मार्जिन रखता है अपने पास, बैंक को रखना पड़ेगा भाई, अगर वो हमसे इतना पैसा मांगा है तो मेरे पास पैसा होना ज़रूरी है ना, मेरे पास पैसा होना ज़रूरी है कि नहीं।
जब तुम सफिशिएंट मार्जिन रखेगा तो बैंक को तुम कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स बैंक अपने नाम पे रजिस्टर किया है कि नहीं, तुमको वो भी चेक करना होगा। कब तक रजिस्ट्रेशन होगा? जब तक तुम उसका पैसा चुका नहीं देता। ठीक है, जब तक तुम उसका पैसा चुका नहीं देता। अच्छा, चुकाने के बाद क्या होगा? रजिस्टर तुम कर लिया, तुम अपना डॉक्यूमेंट डेट जो है एग्जीक्यूट कर लिया बैंक के नाम से, उसके बाद तुम क्या देखेगा? ड्रॉइंग्स पावर। ड्रॉइंग्स पावर मतलब क्या होता है? बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर को बोला है कि ठीक है आप अपना अकाउंट से इतना रुपया निकाल सकता है। अच्छा, उसको मान लो एक्सटेंड करवाना है, तो वो जो आदमी जो होगा जिसको ड्रॉइंग्स पावर मिला हुआ है, वो सिर्फ वन टाइम एक्सटेंशन करा सकता है, एक ही बार एक्सटेंशन होगा। ठीक है, वो भी 90 डेज के तक, वो भी 90 डेज के लिए। क्या रखता है, कितना परसेंट होना चाहिए ड्रॉइंग्स पावर में? 20%। कितना होना चाहिए? हाँ, 20% होना चाहिए। जो लिमिट है वो 20% का है। हम लोग क्यों रखते हैं ड्रॉइंग्स पावर, बताओ तो? क्या होता है ड्रॉइंग्स पावर, बताओ तो हमको। ड्रॉइंग्स पावर क्या हो सकता है? इसमें नहीं है वो टॉपिक। ड्रॉइंग्स पावर क्या हो सकता है, बताओ तो? ड्रॉइंग्स पावर का मतलब होता है कि वो कस्टमर अपना अकाउंट से पैसा कितना विड्रॉ कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है मालूम है? बैंक ओवरड्राफ्ट। हम लोग बोलते हैं ना बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट बोलते हैं ना, सीसी लोन है। वो क्या होता है? वो तुमको मान लो, ठीक है, बैंक तुमको दे देगा। मान लो तुम 2 साल तक वो पैसा विड्रॉ नहीं किया, आज तुम वो पैसा विड्रॉ कर लिया, तो 2 साल तक का इंटरेस्ट तुमको पे करना पड़ेगा साथ ही साथ। वो होता है कैश क्रेडिट, लाइबिलिटी होता है वो। क्या लाइबिलिटी होगा? करंट लाइबिलिटी हो है। लोन करंट लाइबिलिटी होता है? नॉन करंट, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, सिक्योर लोन है तो करंट है, नॉन नॉन सिक्योर लोन है तो नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। तो उस चीज़ का तुमको देखना है। ठीक है। फिर एक चीज़ आता है तुम्हारा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? देखो, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिट करेगा तो आरबीआई अपॉइंट करेगा। ठीक है, आरबीआई अपॉइंट करेगा। अगर नेशनलाइज्ड बैंक है तो आरबीआई अपॉइंट करेगा। अदर देन कोई बैंक होता है तो कितना ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है? मोर देन 4। मोर देन 4। ठीक है, 4 से ज़्यादा। फर्म ऑफ ऑडिटर्स कितना होगा? मोर देन 4। एमसीक्यू में पूछ सकता है, मोर देन 4। ठीक है, इधर नहीं लिखा है, हम तुमको बता रहे हैं मोर देन 4। अच्छा, जब ऑडिटर अपॉइंट होता है, जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो ऑडिटर क्या करेगा? बैंक से इंगेजमेंट लेटर लेगा। हाँ, इंगेजमेंट लेटर में बैंक को क्या दिखाएगा? कि भाई देखो, ये मेरा पर्टिकुलर्स ऑफ ऑडिटर्स है। मतलब क्या? तुम्हारा अपॉइंटमेंट कब तक तुम अपॉइंटमेंट होगा, ये मेरा पर्टिकुलर्स है किसका? प्रिसीडिंग ऑडिटर्स का। ये मेरा पर्टिकुलर्स किसका है? ये मेरा फीस का वो है। ये मेरा स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ऑब्जेक्टिव्स है, ये मेरा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है। ये सारा चीज़ तुम ऑडिट इंगेजमेंट में तुम लिखेगा। ठीक है, क्यों लिखता है ऑडिट इंगेजमेंट में हम लोग ये? ताकि हम मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अच्छा, तो जब बैंक ऑडिट करता है, सबसे पहले स्टार्ट कैसे होता है बैंक ऑडिट? अंडरस्टैंड द एंटिटी। पहला प्रोसेस क्या है ऑडिट करने का? अंडरस्टैंड द एंटिटी। उसको समझो, बैंक का इंटरनल कंट्रोल्स को देखो। अंडरस्टैंड करने के बाद तुम क्या देखेगा? उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। बैंक का क्या रिस्क है? मतलब बैंक में तो बहुत सारा रिस्क हो सकता है ना। बैंक में जो है बहुत सारे रिस्क हो सकता है। क्रेडिट रिस्क हो सकता है, मार्केट रिस्क हो सकता है, कंप्लायंस रिस्क हो सकता है, टैक्स का रिस्क हो सकता है। तो तुम सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट देखो। तुम रिस्क को क्या करेगा? सबसे पहले रिस्क को तुम आइडेंटिफाई करेगा कि क्या वो रिस्क सिग्निफिकेंट तो नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो हमको क्या करने से पता चलेगा कि ये कम हो जाए? मतलब यू हैव टू एसेस द रिस्क। जो रिस्क होता है ना, उसको तुम या तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके उसको इवेल्युएट करो, इवेल्युएट करके उसको एसेस करो। बैंक में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क होने के बाद तुम क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा। मतलब क्या? तुम अपना इंगेजमेंट टीम बनाएगा। इंगेजमेंट टीम क्या होगा? तुम्हारा स्टाफ्स होगा जो ऑडिट करेगा। तुम कोई कंप्यूटेबल स्टाफ्स को उठाएगा कि भाई देखो तुम लोग को बैंक का ऑडिट करना है, तो तुम उस स्टाफ्स को बुलाएगा, प्लानिंग करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा। स्ट्रेटजी करने के बाद तुम अपना ब्लूप्रिंट तैयार करेगा कैसे हम लोग को ऑडिट स्टार्ट करना है। अगर वो इंगेजमेंट परफॉर्मेंस होने के बाद क्या होगा? वो होने के बाद क्या होगा? ऑडिट स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा? रिपोर्टिंग होगा। रिपोर्टिंग में क्या होगा? बैंक अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाता है ना। जो बैंक जो रिपोर्ट बनाता है उसको पता है क्या बोला जाता है? एलओडीआर।
लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, एलओडीआर क्या बोला जाता है, एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है कि बैंक का ऑडिट रिपोर्ट कैसा बनेगा। ये जो है स्पेसिफाई किया जाता है कि बैंक का ऑडिट रिपोर्ट कैसा बनेगा, और ये स्पेसिफाई कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई ने बोला है ना ऑडिटर को कि तुमको इसी फॉर्मेट में ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, ठीक है, तो एलओडीआर उसको बोला जाता है। समझ में आया? अच्छा, और क्या बात है, और बैंक्स में क्या होता है, और बैंक्स में क्या क्या हो सकता है, फिक्स एसेट का मान लो तुमको ऑडिट करना है, तो बैंक कोई कोई फिक्स एसेट खरीदा होगा, तो तुम उसमें क्या देखेगा, क्या बैंक का टाइटल ऑफ डिड बैंक को ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, ओनरशिप डिड ओनरशिप उसको ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, अगर ट्रांसफर हुआ है तो कब ट्रांसफर किया गया, तुम उसका पेपर्स चेक करेगा। क्या डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है कि नहीं, तुम वो देखेगा। डेप्रिसिएशन किस रेट पे चार्ज हुआ है, तुम वो चेक करेगा। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या फॉलो किया जाता है, बैंक वाला क्या फॉलो करता है, वो तुम देखेगा। बैलेंस शीट पे बैंक उसका करंट वैल्यू कितना है, बैलेंस शीट पे उसका करंट वैल्यू कितना है, तुम ये चेक करेगा। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बताएं तुमको, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, बैंक कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है। देखो, बैंक जो है फिजिकली इन्वेस्टमेंट करता है या मेटलाइज फॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करता है, दो चीज़ है, या तो फिजिकल है या मेटलाइज फॉर्म है। मेटलाइज फॉर्म मतलब डिमेट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो बैंक जो इन्वेस्टमेंट करता है वो हम लोग ये मानते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट्स, दे आर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट। तो बैंक जब इन्वेस्टमेंट किया तो उसका पर्पजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ का नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका, तुमको वो चेक करना है, ठीक है, तुमको नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक करना है। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट में बैंक ने इन्वेस्ट किया है, क्या AS13 फॉलो हुआ है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 तुम फॉलो किया है, लोअर ऑफ कॉस्ट या लोअर ऑफ NRV, विच एवर इज लोअर। वैल्यूएशन तो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होता है ना, क्या AS13 इन्वेस्टमेंट पे फॉलो हुआ है, अगर फॉलो हुआ है, तुम्हारा नेचर ऑफ इन्वेस्ट सिक्योरिटीज बताओ क्या क्या है, शेयर्स है, डिपॉजिट्स है, लाइबिलिटी वो है, ये है, तुमको वो चेक करना है। अच्छा, उसके साथ साथ जब तुम वो सब चेक करेगा, और क्या क्या देखेगा इन्वेस्टमेंट में, क्या TDS काटा हुआ है क्या, TDS का भी चेक करना होगा तुमको, TDS काटा है कि नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो तुमको अप्रिसिएशन अमाउंट आएगा, क्या वो TDS काटेगा, नेचर कितना % TDS तुम काटा है वो तुम देखेगा। बिल नोट्स देखेगा तुम, इन्वेस्टमेंट का बिल नोट्स होता है, मतलब क्या, जब तुम इन्वेस्टमेंट्स खरीदा था, तुम्हारे नाम से जो बिल बना था, बिल्स होता है ना, वो है या नहीं, तुमको वो चेक करना है, बिल नोट चेक करना है। और क्या देख सकता है तुम, और क्या देख सकता है, और इन्वेस्टमेंट्स में तुम क्या क्या देख सकता है, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, क्या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है, तुमको ये देखना है, ठीक है, क्या लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तुमको ये देखना है, ठीक है, ये सब सारा चीज़ है तुमको जो देखना है। अच्छा, उसके बाद देखो कंटीजेंट लाइबिलिटीज होता है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है वो लाइबिलिटीज जो फुट नोट पे आता है। फुट नोट का मतलब बाय द वे ऑफ नोट यू आर डिस्क्लोजिंग इट, जैसे कि लिटिगेशन चार्जेस, केस हुआ है, वो कंटीजेंट लाइबिलिटी हुआ, ठीक है। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तुमको नोटिस आया कि तुमको डिमांड रेज हुआ है, तुमको पे करना है, वो एक कंटीजेंट लाइबिलिटीज होता है। मतलब कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है, जो तुम्हारा फुट नोट्स के जरिए हम लोग को बताना होता है। तो अब बैंक का कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होगा, दुनिया भर का टैक्स का एरियर्स, दुनिया भर का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दुनिया भर का तुम्हारा लाइबिलिटीज ड्यूज पड़ा है, कस्टमर पैसा नहीं दिया, तो बैंक केसेस चल रहा है कस्टमर्स के ऊपर में, लोन खा गया, लोन लेके रखा है, तुम गाड़ी का लोन लिया और तुम 2 महीना किस्ती नहीं दिया, उसके बाद खाली पड़ा है, बैंक क्या करेगा, उठा के ले जाएगा। तो क्या होगा, हियरिंग होगा, केसेस होगा। तो जितना भी कंटीजेंट लाइबिलिटीज होता है उसका केसेस जो होगा वो कंटीजेंट लाइबिलिटीज बोला जाता है। तो कंटीजेंट लाइबिलिटीज में तुमको क्या देखना है कि in respect of the contingent liability, auditor is primarily concerned with the reasonable assurance that the auditors will generally follow the audit procedure given below. Verify that there exists a system of non-fund facilities. वही मैंने बताया, नॉन फंड फैसिलिटीज मतलब पैसा नहीं देने का कारण, मेरे पास फंड नहीं है तो हम कहाँ से पैसा देगा, वो देखना है। और क्या देखना है, ट्रांजेक्शन गिविंग rise to the contingent liability are executed only by the person in accordance with the let down procedures. अच्छा, द ऑडिटर विल हैव टू ऑर्डर अ लेटर ऑफ क्रेडिट्स फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। देखो, जब जैसे कि कोई एक आदमी बिजनेसमैन है, जब बिजनेसमैन होता है, जब वो सामान किसी को इम्पोर्ट करता है तो बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट लेता है। मतलब क्या, वो बैंक को बोलेगा कि आप उसका पेमेंट कर दो, बैंक को बोलेगा,
इम्पोर्टर, कि आप उसका पेमेंट कर दो। तो बैंक तो ऐसे पेमेंट करेगा नहीं, तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है हम आपको पेमेंट कर देगा। गारंटी क्या है, गारंटी क्या है? तो बैंक उस इम्पोर्टर को गारंटी देना पड़ेगा ना। तो गारंटी के फॉर्म पे क्या देगा, क्या देगा? इम्पोर्टर जो एजेंट होता है वो बैंक को तो बोल दिया कि आप मेरा बिल पेमेंट कर दीजिए, तो क्या होगा, वो बैंक क्या करता है, उसको कुछ क्रेडिट लाइन देता है। बैंक है ना, उसको कुछ क्रेडिट लाइन देता है। तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है यार इसका तो पेमेंट शेड्यूल बहुत अच्छा है, ये टाइम टू पैसा देता है। तो जब तक तुम पैसा नहीं देगा, जब तक तुम पैसा नहीं देगा, तो बैंक पैसा दे देगा तुमको, तुम्हारा पेमेंट कर देगा, लेकिन उसका जो कंट्रोल्स होगा, उस सामान का जो कंट्रोल होगा वो किसके पास होगा, बैंक के पास होगा। अच्छा, जनरली जब कोई इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट का पेमेंट हम लोग लगभग 12 से 9 महीना तक ख़त्म कर देता है करके, ज़्यादा दिन तक नहीं रखता है, ज़्यादा दिन तक हम लोग नहीं रखता है। ज़्यादा दिन से रखेगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, लॉस किसको होगा, इंपोर्टर को ही होगा ना। तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड का क्या होगा, तो बैंक क्या करेगा, ठीक है हम लोग आपको पेमेंट कर देगा, लेकिन बैंक भी उससे क्या करेगा, वो इंपोर्ट गुड से जो परसेंटेज देगा उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई लेगा, वही बैंक का क्या होगा, कमाई होगा। ठीक है, और क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम देखेगा। अगर कंटीजेंट लाइबिलिटी हुआ है कि अब बैंक ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका कोई अकाउंटिंग किया है या नहीं, उसका बैलेंस शीट में उसका अकाउंटिंग हुआ है कि नहीं, तुमको वो चीज़ चेक करना है। ठीक है, और क्या है, ही शुड परफॉर्म द ऑडिट टेस्ट फॉर द रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशंस। सच टेस्ट यू विल इंक्लूड द कंफर्मेशन प्रोसीजर्स ऑफ द रेलिवेंट रिकॉर्ड्स। वही बात है, कंफर्मेशन लेना, कंफर्मेशन लेना, कंफर्मेशन जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसका बेस्ट एग्जांपल है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब पता है तुमको क्या होता है? क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? अकाउंट्स पढ़ा है तुम लोग, बैंकिंग अकाउंट्स पढ़ा है कभी? हाँ, नहीं पढ़ा है? नहीं, एक होता है स्टैंडर्ड एसेट्स, होता है ना, एक होता है स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, एक होता है लॉस एसेट्स, एक होता है डाउटफुल एसेट्स। जो एनपीए होता है ना, वो कौन सा एसेट्स में आएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, किस में आएगा, इन दोनों में आएगा। जो एनपीए होता है ना वो इन दोनों में आएगा। मतलब क्या, तुम 18 महीना या 2 साल तक या 90 दिन तक तुम इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तुम बैंक का ड्यूज बाकी रखा है तुम्हारा, तुम पे नहीं किया है, वो क्या बन जाएगा लास्ट में, सबसे पहले बैंक उसको क्या करेगा, स्टैंडर्ड एसेट्स में डालेगा। ठीक है, 0.40%, 0.25%, फिर 100%, 100%। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज है, तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। बैंक क्या करता है, एनपीए करने से पहले उसको स्टैंडर्ड एसेट बना देगा, मतलब हाँ वो दे सकता है, 40% तक दे सकता है। उसके बाद क्या बना देगा, सब स्टैंडर्ड, हाँ 25% तक दे सकता है। उसके बाद उसको लॉस बना देगा, उसके बाद लॉस के नीचे क्या होता है, डाउटफुल, खत्म ही हो गया। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अच्छा, इसका पीरियड क्या है, 2 इयर्स, 2 साल। ठीक है, 2 इयर्स, 2 साल तक तुम इसको बुक्स में रखना है तुमको। अच्छा, जब एनपीए होता है, देखो तुम्हारे बैंक का बुक्स में तो है ही, हाँ, तुम्हारे बैंक का तो बुक्स में तो है ही। तो आरबीआई ये बोला, तो आरबीआई ये बोला कि भाई तुम अपना बुक्स में एनपीए रख सकता है, लेकिन उससे पता है क्या करना है, तो 2 साल के अंदर तुमको इसको ख़त्म करना है, 2 साल के अंदर तुमको इसको ख़त्म करना है। तुम अगर अपना अकाउंट से एनपीए को कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं करेगा तो एक लाइबिलिटी बना देगा ना अकाउंट्स में, तो तुमको तो ख़त्म करना है। तो बैंक क्या बोला, 2 साल के अंदर इसको निपटाओ। तो क्या बोला है, या तो तुम इसको बेच दो, कैश बेसिस पे बेच दो, और जितना एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस आएगा, वो जो प्रॉफिट्स आएगा, तुम उसको राइट ऑफ कर दो, ख़त्म करो इसको।
समझ में आया? इसको खत्म करो। और क्या बोला? रिव्यू द कंटीजेंट लाइबिलिटीज इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ करंट एक्टिविटी। जब तुम्हारे पास में पिछले साल का जो करंट लाइबिलिटी हुआ था, उससे तुमको क्या सीख मिला, उससे तुमको क्या पता चला, वो तुमको देखना है। उसके बाद क्या बोला है? he should review whether the confirmed letters issued by the bank has been considered for the disclosure of current liabilities or not। ठीक है। बिल्स फॉर कलेक्शन क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का काम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है ना, ग्रेस पीरियड होता है 3 दिन का। हमको बिल ऑफ एक्सचेंज चाहिए, तुम बैंक को बोलेगा ठीक है अब मेरे बिहाफ से इसको बिल बना दो, तुम बिल नोट बनाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे बनेगा, वो सब सारा चीज़ इसमें देखना है तुमको। और ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स क्या है? दीज ऑल आर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। दीज ऑल आर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। स्वैप्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, ये सब जितना चीज़ है ना, ये सब सारा क्या है? शेयर्स, डिवेंचर, सिक्योरिटी, सब क्या है? पोर्टफोलियोज। ये सब क्या है? इन सबको क्या बोला जाता है? पोर्टफोलियोज। ये सब क्या है? पोर्टफोलियोज है। कोई बोले ना पोर्टफोलियो क्या होता है? भाई पोर्टफोलियो शेयर भी होता है, डिवेंचर्स भी होता है, ऑप्शंस भी होता है, कंट्रैक्ट भी होता है, ट्रेड भी होता है, स्वैप्स भी होता है, ऑप्शंस सब बोलते हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग, एफपीओ, ये सब सब पोर्टफोलियो है। सब क्या है? पोर्टफोलियो। तो फॉरेन पोर्टफोलियो क्या होता है? अगर फॉरेन पोर्टफोलियो अगर तुम करना चाहता है तो तुमको क्या होना, सबसे पहले तुमको अपना डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट बनाने के बाद क्योंकि तुम फॉरेन का ट्रेडिंग्स में वो कर रहे हैं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? फेमा रेगुलेशन, आरबीआई रेगुलेशन, ये सब बात का जो आरबीआई का गाइडलाइंस जो लिखा हुआ है, तुमको वो सब चेक करना होगा। अच्छा, क्या बैंक दूसरा फॉरेन बैंक उसको लोन दे सकता है क्या? क्या बैंक दूसरा बैंक को लोन दे सकता है क्या? फॉरेन बैंक्स को दे सकता है। देने के बाद क्या होगा? वो लाइबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। किसके किसके बिहाफ पे? किसके बिहाफ पे? बताओ तो, किसके बिहाफ पे? मान लो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड को पैसा का ज़रूरत है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर सकता है? कर सकता है। तो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड को पैसा देगा, तो वो लाइबिलिटी किसका बनता है? उसका बनता है। तो हम लोगों के बुक्स में वो क्या होगा? बोरोइंग्स। हम लोग तो बोरोइंग्स हो गया ना, हम लोग क्या क्या हो गया? बोरोइंग्स। वो हम लोगों का बोरोइंग्स हो गया। तो हम लोग पता है क्या करते हैं? हम लोग उसमें एक सिस्टम रखता है। क्या रखता है? हम लोग क्या करता है, जैसे कि हम लोग डीटीएल निकालते हैं। तुम इनकम टैक्स में AS 12 पढ़ा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, टैक्सेशन का। डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, ग्रुप 1 में अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। डीटीएल हम लोग निकालते हैं ना, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस, हाँ, एक टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, एक कैरिंग अमाउंट होता है और एक टैक्स बेस होता है। अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा है तो क्या निकलेगा? डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस, और क्या बन जाएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। अगर तुम्हारा टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है तो वो क्या बन जाएगा? डीटीएल, मतलब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। उसको क्या बोलेगा? डीटीएल क्रिएट हो। तो बैंक में क्या होता है, हम लोग बैंक में डीटीएल निकालता है, डिमांड टर्म, ये क्या बोलते हैं उसको? डिमांड, क्या था, अरे यार, डिमांड टर्म लाइबिलिटी, से कुछ कुछ नाम है उसका, डीटीएल निकालने का। उसमें क्या होता है, बैंक क्या करता है, हर फ्राइडे को हर फ्राइडे को हम लोग उसका ट्रायल बैलेंस लेता है। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करता है, देखता है कि क्या जो, देखो आरबीआई का हर दिन गाइडलाइंस आता है, तो हम लोग क्या डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं उसको, डीटीएल। तो क्या करता है, हम लोग क्या करेगा, आरबीआई का गाइडलाइंस निकालेगा फ्राइडेज को, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो बैंक क्या करता है, अपना ट्रायल बैलेंस रेडी करता है। रेडी करने के बाद हम लोग उसमें कुछ देखता है कि मान लो कि आरबीआई से कोई पैसा बोरो किया है, हटा देता है। उस डिटेल को कैलकुलेट करना पड़ता है हम लोगों को। तो डिटेल क्या करता है, हम लोग फ्राइडेज तक का जितना भी बैलेंसेज आता है वो इंक्लूड करता है, और उसके साथ साथ देखता है कि क्या कोई आरबीआई से लोन लिया है, हटा देता है। सिडबी से लोन लिया है, हटा देता है। नवरत्न बैंक से लोन लिया है, हटा देता है। ठीक है। और क्या क्या हटाता है, जैसे कि
पार्ट टाइम रिकवरीज होता है, पहले बैड डेब्ट्स था, आधा पैसा आ गया, हटा दो, ठीक है। उसके बाद और क्या देखते हैं हम लोग, इम्पोर्ट बिल, इम्पोर्ट बिल्स होता है, कुछ इम्पोर्ट बिल्स होता है, तो उसको हटा दो। क्यों, इम्पोर्ट बिल में क्या है, बैंक तो खुद पैसा देगा ना, तो क्या आरबीआई अपना अंडर इंक्लूड करेगा उसको, हटाओ। कोई पार्ट टाइम रिकवरीज है, पार्ट टाइम रिकवरीज ज़्यादा पैसा तुमको मिला है, वो हम लोग हटाना होगा। इंक्लूड क्या करेगा हम लोग, इंक्लूड क्या करता है लाइबिलिटी निकालने में, हम लोग इंक्लूड करते हैं नोस्त्रो अकाउंट। नोस्त्रो समझ में आता है, नोस्त्रो क्या होता है, नोस्त्रो, NOSTRO, नोस्त्रो, नोस्त्रो अकाउंट, ये फॉरेक्स में आएगा, फाइनेंस में है नोस्त्रो। ये तो हम तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, क्योंकि फॉरेक्स में डेरिवेटिव्स दिया है ना, ये आधा बात दिया है। ये नोस्त्रो अकाउंट होता है, हम लोग नोस्त्रो अकाउंट में सारा बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं समझाएगा, सब उड़ के नाचेगा दिमाग में। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नोस्त्रो अकाउंट में उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर इस नोस्त्रो अकाउंट को हम लोग इसका रिकन्सिलेशन करेगा किसके साथ, नोस्त्रो मिरर अकाउंट। हम लोग इसके साथ में इसका क्या करेगा, रिकन्सिलेशन करेगा। किसी के मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, समझ में आया। एक्सपर्टीज़ लेना चाहिए सब चीज़ में, ऑडिटर बनेगा तो ये सब चीज़ के बारे में तुमको पता होना चाहिए। हम लोग कैसे निकालते हैं, बैंक ऑडिटर को हर चीज़ का बारे में पता होना चाहिए। कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके रखा है बैंक, तुमको उसका ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, सब सारा चीज़ तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तुमको उसका रिपोर्ट बनाना होगा, जब तक तुमको नहीं पता होगा यू कांट डू एनीथिंग। समझ में आया, हाँ। हम लोग जो थ्योरी से ज़्यादा जो है ना बेटा, प्रैक्टिकल में सीखता है, प्रैक्टिकल में सीखता है। अच्छा, तो ये जो चैप्टर था, ये था तुम्हारा किसका, बैंक्स का चैप्टर। अच्छा, अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करें, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसमें दो बातें याद रखना है। क्या, गवर्नमेंट कितने टाइप का होता है, देखो गवर्नमेंट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, मतलब तीन टाइप का, सेंट्रल, स्टेट और लोकल्स, लोकल अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट का जो ऑडिट होता है किस पर्पजेस के लिए होता है, तो गवर्नमेंट जो ऑडिट करता है उसको हम लोग बोलता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। क्या बोलता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब क्या, 3 E's, पता है प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है, 3 E's। क्या होना चाहिए, इकोनॉमी, इफेक्टिव और एफिशिएंसी। जो गवर्नमेंट ऑडिट्स होता है ना, उसका तीन ही पर्पज होता है, क्या, इकोनॉमी, इफेक्टिव और एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, क्या क्या हो सकता है इसमें, देखो क्या क्या हो सकता है इसमें, देखो इसमें तुमको ये देखना है ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है म्यूनिसिपलिटीज एंड पंचायत का, कि भाई देखो अभी जैसे कि फंड आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया, तो वो फंड आया तो किसके लिए आता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो तुमको ये देखना है क्या जो फंड सरकार से जो आया है, क्या वो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए लगाया है या नहीं लगाया, क्या वो पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया है, क्या वो पर्टिकुलर कास्ट के लिए यूज़ किया है, क्या वो कुछ अनऑथोराइज एक्सेस कर रहा है तुम, ये सब सारा चीज़ तुमको उसमें चेक करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसका, कि फेयरनेस एंड करेक्टनेस होना चाहिए, ठीक है। फेयरनेस और करेक्टनेस के साथ साथ तुमको क्या देखना है, इंटरनल कंट्रोल देखना है। अगर इंटरनल कंट्रोल देखोगे तुमको ये देखना है कि पूरा पैसा मिला है या नहीं, अगर पूरा पैसा मिला है तो तुम कितना % उसको यूटिलाइज किया है, ये तुमको देखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ तुमको क्या देखना है, फ्रॉड एंड एरर्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉड एंड एरर्स में क्या पता करेगा, होता है ना, पैसा आया, अरे वापस करो, यूटिलाइज करो, घर खरीदो, ये सब तुमको देखना है। और क्या क्या है इसमें, क्या क्या पॉइंट्स देखना है, जैसे अपॉइंटमेंट इन लाइन विद रेस्पेक्टिव रेगुलेशन, सीधा सा बात है यार, जो फंड आया वो अप्रूव होना चाहिए, अप्रूव कौन करेगा, गवर्नमेंट का पैसा खुद ही गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, अप्रूव होना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू आर यूटिलाइजिंग दैट मनी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू आर यूटिलाइजिंग दैट मनी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर तुमको गवर्नमेंट बोला कि हम लोग यहाँ पे एक रोड बनाएगा, हम लोग इस पर इतना पैसा सेंक्शन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अप्रूव किया है ना,
अप्रूव किस तरीका से किया है, रूल्स एंड रेगुलेशन से किया होगा। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस आया है तो तुम क्या देखेगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखा गया, ऐसे याद रखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस आए तो तुम कैसे देखेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स में आया होगा, बुक में आया होगा, हाँ। तो तुम उसका क्या चेक करोगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे। उसके साथ साथ तुम देखो कि अगर गवर्नमेंट का स्कीम्स है, अगर कोई गवर्नमेंट का स्कीम्स है तो क्या वो स्कीम अप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो तुमको चेक करना है, ठीक है। अगर तुम्हारा स्कीम्स है, क्या वो यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ, तुमको वो देखना है। और उसके साथ साथ तुमको इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना होगा, वो पैसा हम भेजा, मोदी जी ने पैसा भेजा पर अभी तक यूज़ नहीं हुआ, फ्रॉड हो गया, इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। अच्छा, और तुम जितना पैसा तुम एक्सपेंडिचर इंकर किया है, कहाँ किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड तुमको चेक करना है। और लास्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई ह्यूज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, अगर ह्यूज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता है, द स्कीम आर रनिंग इकोनॉमिकली एंड इट इज एक्सपेक्ट टू जनरेट अ टारगेटेड रेवेन्यू। अगर बड़ा खर्चा है, अगर गवर्नमेंट बोला कि 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये रोड बना रहा है, ये ट्रेन, ये प्रोजेक्ट बना रहा है, तो क्या वो फाइनेंशियली वाइबल है या नहीं, इन शॉर्ट इसको बोल सकता है फाइनेंशियली वाइबल होना चाहिए। ये सारा सब तुमको गवर्नमेंट ऑडिट्स में चेक करना है। इसमें दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स और ये जनरल पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर हम बात करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जनरल क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का दो चीज़ है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, कहाँ पे होना जरूरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में 1872, ये तुमको चाहिए। अच्छा, ऑडिटर ही होगा, कौन होगा ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। और ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सोसाइटीज़ का भी तो बुक्स में मेंटेनेंस होता है, सोसाइटी का भी तो बुक्स और अकाउंट्स मेंटेन होता है, क्या क्या मेंटेनेंस होता होगा, क्या क्या बुक्स मेंटेन करता है सोसाइटी, इधर देखो, सोसाइटी क्या क्या बुक्स मेंटेन करता है, कैश बुक, अकाउंटिंग बुक, लेजर, जर्नल, अदर एक्सपेंसेस, ये सब सारा चीज़ जो है ऑडिटर बुलाएगा, भाई दिखाओ, रिनोवेशन हुआ तो ठीक है, रिनोवेशन का बिल्स लेके आओ, रिपेयर हुआ बिल्स लेके आओ, क्या क्या सोसाइटी है, मेंटेनेंस होता है, लिफ्ट मेंटेनेंस हुआ, दिखाओ कहाँ लिफ्ट मेंटेनेंस होता है, एनुअल, हर मेंबर से पैसा काट रहा है, महीना महीना पैसा काटता है, तो क्या तुम पैसा काटता है तो बिल दिखाओ हमको, रिसिप्ट दिखाओ। अच्छा, क्या वो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी का मेंबर है, RWA होता है ना, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, क्या वो तुम्हारा सोसाइटी RWA का मेंबर है, क्या अगर मेंबर है तो तुम कितना यूटिलाइज करता है उसका पैसा, वो तुमको देना होता है, ठीक है। और क्या क्या है, शेयर होल्डिंग नहीं कर सकता, देखो इसमें बोला है कि ए रजिस्टर्ड शेयर्स शुड वैल्यू एक्सीडिंग 1000, नो मेंबर ऑफ द सोसाइटी अदर देन द रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड मोर देन 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द सोसाइटी और सच नंबर ऑफ शेयर विच एक्सीड्स 1000, अंडरलाइन इट, रेस्ट्रिक्शन कितना है, नॉट मोर देन 20% और 1000 विच एवर इज लेस। और क्या बोला है, लोन नहीं ले सकता, लोन ले सकता है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिर्फ अपना सोसाइटी का के लिए वो लोन ले सकता है। उसके बाद बोरोइंग्स, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक्सेप्ट लोन्स एंड डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स, इट इज द ऑडिटर टू असर्टेन दैट, अगर रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा है तो रीजंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस फाइंड आउट करो, क्यों तुम रेस्ट्रिक्शंस लगाया है, ठीक है, ये तुमको चेक करना है। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट है, अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है तो तुमको कहाँ का इन्वेस्ट करना है वो अंडरलाइन करो, एक तो कोऑपरेटिव बैंक में अंडरलाइन करो, एक तो कोऑपरेटिव बैंक में और एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, ठीक है, और एक ऐसा सिक्योरिटीज ऑफ बॉन्ड जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर उसका है, उसमें इन्वेस्ट करना है। और एक तुमको उसमें इन्वेस्ट करना है जहाँ पे सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्ट्रार ने जो अप्रूव किया उस पर करना है, और दूसरा कहाँ करना है, और कोई भी अदर मैटर्स में जो सोसाइटी बोले गवर्नमेंट बोलेगा उस तरीका से तुमको इन्वेस्ट करना है। अच्छा, प्रॉफिट्स का क्या रेट है, 25% अंडरलाइन करो, 25% प्रॉफिट ही तुम्हें अप्रोप्रिएट कर सकता है, कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, रिजर्व फंड्स पे, MCQ में आ सकता है ये क्वेश्चन। अच्छा, चैरिटेबल पर्पजेस के लिए तुम दे सकता है क्या, यस यू कैन गिव, बट हाउ मच यू कैन गिव, ओनली 10%, नॉट मोर देन दैट, MCQ का क्वेश्चन है ये, नॉट मोर देन 10%। अच्छा, स्टेप्स क्या क्या है, जनरल पॉइंट्स वही, इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, क्या सोसाइटी में सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी काम अच्छे से चेक करता है कि नहीं वो तुम देखेगा। और क्या क्या है, इनकम है तो सोसाइटी के पास इनकम कहाँ से आता है, रिसिप्ट से आता है, डिपॉजिट से आता है, कोई कंट्रीब्यूट किया या कोई चंदा दिया, डोनेशन दिया, उससे आता है, वो तुम चेक करेगा।
एक्सपेंडिचर क्या होता है? बैंक, अगर कोई सोसाइटी है, वो कहाँ खर्चा करेगा सारा? सोसाइटी का मेंटेनेंस पे करेगा, उसका रिपेयर्स पे करेगा। मेंटेनेंस के लिए ज़्यादातर पैसा खर्चा होता है, हाँ, रिनोवेशंस पे होता है, रिपेयर्स पे होता है कि नहीं? सिक्योरिटी गार्ड रखा है, तो तुम सैलरी, उसका पैसा कौन देता है? सोसाइटी देता है। सोसाइटी के पास पैसा कहाँ से आता है? जितना सोसाइटी में फ्लैट्स होगा वहाँ से उठाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस। ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या है? he should appropriately classify the debts for more than 6 months or 5 years and more than report them to the members with a note। अगर सोसाइटी का कोई डेप्स पड़ा था, अगर 6 महीना से 5 साल तक का ज़्यादा डेप्स है, तो उसको क्या करना है? रिपोर्ट करो। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है? अगर कोई बैड डेप्स था, राइट ऑफ कर रहा है बैड डेप्स, तो जो सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी है वो क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी, ए बैड डेट कैन बी रिटर्न ऑफ ओनली व्हेन इट इज सर्टिफाइड बाय द और रिकवरेबल बाय द ऑडिटर। अभी सोसाइटी बोल रहा है जैसे कि सोसाइटी किसी को फंड दे के रखा था, वो फंड अभी तक सोसाइटी को वापस नहीं मिला, तो सोसाइटी अपना बुक्स पे उसको बैड डेट दिखा रहा है, तो उसका रिकवरी कब तक बैड, वो सोसाइटी उसका रिकवरी कब तक अपना बुक्स में नहीं दिखा सकता? पहला चीज़ देखो, वो जब पैसा रिकवरी करेगा, जब पैसा रिकवरी होगा तब तक तो वो बैड डेट्स ही बना हुआ था ना, तब तक तो बैड डेट्स ही बना हुआ था। इसमें लिखा क्या है? इसमें ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी ए बैड डेट कैन बी रिटर्न ऑफ ओनली व्हेन इट इज सर्टिफाइड बाय द क्या ये irrecoverable by the auditor. This casts a special obligation on the auditor to ascertain whether the debt was created within the rules of the society and when it has really become bad or irrecoverable, मतलब रिकवर नहीं हो सकता। अगर कोई बैड डेट्स हुआ था, अब बैड डेट्स होने का कारण क्या है? पैसा दिया था सोसाइटी, अब सोसाइटी को पैसा दिया, ठीक है, तो वो पैसा वापस क्यों नहीं आया? रीजंस देखो क्यों नहीं आया वो पैसा। तो अगर तुम उसको अपना खाता में बैड डेट्स दिखाना चाहता है, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम होम? ऑडिटर। ठीक है। एंड हियर दिस क्लास कम्स टू एन एंड। अच्छा, आई नीड टू से वन थिंग कि आप लोगों का एग्जाम दिसंबर में है, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स। तो ऑडिट इज कंप्लीटेड एंड और भी कोई प्रॉब्लम्स होता है ऑडिट में, आई विल talk to him that one class I can take revision classes. Can I take one revision class? Huh? Okay. I will ask. I can take one revision classes for 2 hours. I will take. If there is any doubt, I will be definitely I will be clearing it. अच्छा, I want to say something. देखो बेटा, आपका एग्ज़ाम है, 2 महीने आप लोग जम के मेहनत करो, 2 महीने जम के मेहनत करो, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज है, ये आर और पार की लड़ाई है। ठीक है, आर और पार की लड़ाई है। 2 महीना आप लोग जम के मेहनत करो, जम के पढ़ाई करो, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। और कोई ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन मत लो प्लीज़, दिमाग में कोई भी चीज़ का प्रेशर मत लो। कंप्लीटली बोल रहा है, कोई भी प्रेशर मत लो, पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, खूब एंजॉय करो लाइफ को। कुछ वैसा नहीं है कि तुम लोग को वो करना है, ठीक है। तो हम तो यही बोलेगा कि गो अहेड, मेहनत करो बस। ये नहीं कि भाई ये कोर्स पेंडिंग पड़ा है, ये करना, भाई अपने टाइम के हिसाब से उसको प्रिपेयर करो। ऑडिट नहीं हुआ, बचा है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर ठीक आएगा, एकदम अच्छे से पेपर देना है। कोई वैसा नहीं है कि टेक्निकल पेपर आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा। बुक के सिवा और कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, जो बुक में है उसी के अंडर ही क्वेश्चंस आएगा। सब कुछ करा के रखा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं होने वाला, सब कुछ करा के रखा है। कोई डाउट होता है, यू कैन टेक्स्ट इन द मैसेज, रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड लास्ट आई कैन से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो।